नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट, जिसका मुख्य उद्देश्य है वर्ग दशम में बिहार में टॉपर देना। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम टॉपर देने के लिए प्रयासरत हैं और इस कड़ी में आप सबों का भरपूर प्यार देने के लिए आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से जो हमारा एक कड़ी चलेगा, एक सिलसिला चलेगा, जिसमें हम लोग NCERT के पैटर्न पर सारे विषयों का A to Z कॉन्सेप्ट देंगे, पूरा का पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट देंगे। और साथ ही साथ छात्रों, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो हेल्प बुक है, जैसे ब्रिलियंट, भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड, उपकार प्रकाशन की किताबें, उनका भी निचोड़ इन नोट्स में समाहित किया गया है। इस नोट्स की खासियत आपको दिखाई पड़ेगी कि ये हस्तलिखित नोट्स है, बेस्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, जिससे टॉपर किए हैं पिछले साल विद्यार्थी, उस नोट्स को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा जो फिजिक्स से लिया गया है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में साइंस विज्ञान को जानेंगे। तो आप सबों को ये जानना पड़ेगा कि विज्ञान क्या है, क्योंकि अब जो हमारे नए पैटर्न पर बिहार बोर्ड में जो परीक्षाएं होने लगी है, तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव को समाहित किया गया है। तो उसको देखते हुए इन सारे जो बेसिक चीज़ों को है, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और विगत वर्षों के जो हम लोग इतिहास को देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न को उसमें शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह एक पहला ऑब्जेक्टिव हमको यहाँ पर निकल जा रहा है कि विज्ञान या साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, जिसे हम लोग ज्ञान या नॉलेज के रूप में जानते हैं। तो हिंदी में भी यदि हम देखें तो विज्ञान शब्द दो शब्दों विह प्लस ज्ञान मिलकर बना है, यानी कि दो शब्द इसमें है विज्ञान में, विह प्लस ज्ञान। और वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। इस तरह से हम लोग विज्ञान का यदि अर्थ निकाले तो उसका शब्दार्थ का अर्थ निकलेगा विशेष ज्ञान। इस प्रकार हम विज्ञान को निम्न शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी विषय के सामान्य सच्चाई के सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी विषय के सामान्य सच्चाई का एकत्रित एवं सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। साइंस इज द एक्यूमुलेटेड एंड अरेंज स्टडी ऑफ जनरल ट्रूथ ऑफ एनी सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, साइंस इज द एक्यूमुलेटेड एंड अरेंज स्टडी ऑफ जनरल ट्रूथ ऑफ एनी सब्जेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान है और दूसरा हमारा जो है वो है जीव विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं, इसके अंतर्गत हम नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत हम भौतिकी और रसायन शास्त्र को पढ़ते हैं, जो कि अलग रूप में आपको जो भारती भवन और ब्रिलियंट की बुक्स में मिलेंगी। लेकिन जो NCERT की हमारी बेस बुक्स है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक ही साथ रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज आप जान लेंगे कि विज्ञान हमारा दो भागों में बटा हुआ है, भौतिक विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग नॉन लिविंग और या निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और इसके दो भाग हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। और दूसरा हमारा विज्ञान का जो पार्ट है वो है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग लाइफ साइंस या बायोलॉजी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। और जिस तरह से भौतिक विज्ञान के दो पार्ट हैं, ठीक उसी तरह से जीव विज्ञान के भी दो पार्ट है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान हमारा बॉटनी कहलाता है। तो जैसा कि आपसे पूर्व में ही कहा गया है कि अब हम लोग फिजिक्स के सारे चीज़ों को लेंगे, फिजिक्स के 100% कॉन्सेप्ट को लेंगे। तो अब पहला प्रश्न हमारा आ जाता है, फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, हिंदी शब्द भौतिकी अंग्रेजी में फिजिक्स कहलाता है।
जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिक से हुई है। ये जो आपका ग्रीक शब्द फ्यूसिक है, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी शब्द भौतिकी, अंग्रेजी में फिजिक्स कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिक से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति का ज्ञान। इसका अर्थ है प्रकृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेचर। अतः भौतिकी को हम प्रकृति विज्ञान या नेचुरल साइंस कहते हैं। नया नाम आप भौतिकी का जान लीजिए, नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यदि गहराई से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को शामिल किया जा सकता है। भौतिकी को हम निम्न शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, ऊर्जा और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, ऊर्जा और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and their interactions is called physics. The branch of science which deals with the study of matter, energy and their interactions is called physics. भौतिकी को व्यापक रूप से हम निम्न शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। व्यापक तौर पर, यानी कि पूरा का पूरा बड़ा सा स्पेक्ट्रम यदि कवर करना है तो हम भौतिकी को निम्न शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का विश्लेषण किसका करना है? प्रकृति का। जैसे फल गिरता है तो ये प्राकृतिक घटना है, गाय दूध देती है तो ये एक प्राकृतिक घटना है, हम चलते हैं। प्रकृति का विश्लेषण कर ब्रह्मांड के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ नेचर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स। In order to understand the behavior of universe is called physics. प्रकृति का विश्लेषण कर ब्रह्मांड के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। The branch of science which deals with the study of analysis of nature in order to understand the behavior of universe is called physics. अब आप आगे देख रहे हैं दोस्तों कि भौतिकी के पिता कौन हैं, तो काफी ज्यादा मतभेद रहता है। तो भौतिकी के पिता में दो चीजों का यहाँ पर नाम बताया गया है, दो वैज्ञानिकों का, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो न्यूटन जो होते हैं भौतिकी के पिता होते हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है आधुनिक भौतिकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। इसी जगह पर आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस और लेवोजियर। जी हाँ दोस्तों, बर्जीलियस फादर ऑफ केमिस्ट्री है और लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे बायोलॉजी के पिता और या जूलॉजी के पिता कौन है? तो एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु हम लोग बोलते हैं, ये बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता है। और दूसरी ओर फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अब चलते हैं हमारे पहले फिजिक्स के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला प्रश्न लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण, कई बार यह प्रश्न बिहार बोर्ड के परीक्षा में अपनी शोभा को बढ़ा चुका है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। जी हाँ दोस्तों, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें दृष्टि संवेदना देती है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यह ऊर्जा का एक रूप है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इस तरह से हम लोग प्रकाश को परिभाषित कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो इस प्रश्न में हमारा एक सवाल जो आया था, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो प्रकाश का जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, यानी कि जब उसका ग्राफ खींचते हैं, तब प्रकाश माध्यम के कण के लंबवत गति करती है, अतः इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो प्रकार के तरंग होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो जो माध्यम के लंबवत जो तरंग गति करती है, इस प्रकार से माध्यम के कण के लंबवत जो गति करती है, उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग करते हैं। तो इस तरह से प्रकाश का जो
नेचर है, जो प्रकृति है, वो माध्यम के कण के लंबवत वो गति करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न है। प्रकाश का ग्राफीय निरूपण में ही हमें प्रकाश विद्युत और चुंबक दोनों के गुण को दिखाती है, अतः प्रकाश को अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा यहाँ पर जो सवाल आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। जी हाँ दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश का जो ग्राफीय निरूपण किया जाता है उसमें प्रकाश विद्युत और चुंबक दोनों के गुणों को दर्शाती है, इसलिए प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रकाश की अधिकतम चाल बताएं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। शुरुआत या शून्य, जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं, में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, और ये चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करें। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रदीप्त, दीप्त या आत्मदीप्त, जिसको हम लोग सेल्फ लुमिनियस भी बोलते हैं। 3 नाम है हिंदी में, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें से कोई भी नाम आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, तो कोई भी नाम आपको मिल सकता है। तो पहला नाम है प्रदीप्त, दीप्त या आत्मदीप्त। तो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, ये सारे प्रदीप्त वस्तु है जिनसे खुद प्रकाश निकलता है, लाइट, जिससे लाइट निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त, नॉन लुमिनियस। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है वो अदीप्त या नॉन लुमिनियस वस्तु कहलाती है। जैसे चांद सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि उसको अपना प्रकाश नहीं होता है, दर्पण भी रिफ्लेक्ट करता है लेकिन अपना प्रकाश नहीं होता है, और किताब, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अब यहाँ पर हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के गति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करें। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका भरपूर प्यार के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग, प्रकाश के गति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करें। प्रकाश के गति के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, पारदर्शी, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आर पार जा सकती है उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं, जैसे बिना पॉलिश किया हुआ शीशा, शुद्ध जल इत्यादि। दूसरा नंबर पर हम लोग देखते हैं अपारदर्शी वस्तु, जिसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं कर पाती है उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं अपारदर्शी, ये प्रकाश जा रही है और ये वस्तु है, इसको पार नहीं कर पाई। ये सिंपल सा फिगर है, लाइन डायग्राम के द्वारा आप देख रहे हैं। दूसरे में आपने देखा कि प्रकाश है, ये इस वस्तु से होकर पूरी तरह से निकल गई, ये पारदर्शी वस्तु कहलाती है। और तीसरा जो हमारा टाइप होता है वो पारभासी या ट्रांसलूसेंट, जिसे हम लोग अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं, ऐसी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा आर पार जा सकता है, पारभासी या अर्ध पारदर्शी ट्रांसलूसेंट कहलाती है, जैसे रगड़ा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और वो प्रश्न है छाया क्या है, व्हाट इज शैडो। तो देखते हैं दोस्तों, जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराती है, छाया यानी कि शैडो के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्या है, तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराती है तब उस वस्तु के पीछे काली धुंधली आकृति बनती है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो अगला वीडियो आएगा यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, और जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों,
A to Z कॉन्सेप्ट इन होल सिलेबस, यानी कि पूर्ण पाठ्यक्रम में आपको शुरू से लेके अंत तक एनसीईआरटी के बेस के आधार पर भारती भवन, ब्रिलियंट, उपकार, ज्ञानदा, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सारे पुस्तकों के निचोड़ को स्वहस्तलिखित आपके बेहतरी के लिए नोट्स तैयार किया गया है। इस नोट्स को पढ़कर विद्यार्थी विज्ञान में 100 में 100 अंक प्राप्त कर चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी 100 में 100 अंक प्राप्त करें। इसी आशा के साथ फिर अगले वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।